हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप की वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो पीसीएस का एग्ज़ाम है आपका पीसीएस 2022, जो एग्ज़ाम है आपका 12 जून को। ठीक है, और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है आपका 2021 का नोटिफिकेशन था, अभी एग्ज़ाम 2022 में 29 मई को कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों एग्ज़ाम्स को कंसिडर करते हुए ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ है, स्पेशली फॉर द जीएस एंड द करंट अफेयर पार्ट्स। ठीक है, और इस सीरीज में अभी तक हमने 22 सेट्स को कवर अप कर लिया है। ये है हमारा 23rd नंबर का सेट। ठीक है, तो आई होप सो वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें साथ साथ। चलिए पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा आज 23rd सेट का पहला क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस फॉर। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है, आपकी बिहार के अंदर है। ठीक है, बिहार के अंदर ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये एक्चुअली बेसिकली है बुद्धिस्ट फिलोसफी पर बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिस्ट फिलोसफी। और नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था कुमार गुप्ता वन ने। कुमार गुप्ता वन ने बनवाया था इसे। और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिमोलिश किया था। ठीक है, इसको तोड़ा गया था किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे तोड़ा गया था 1193 के अंदर। ठीक है, 1193 के अंदर, 1193 के अंदर से तोड़ा गया था। और बख्तियार खिलजी कौन था? ये इल्तुतमिश का सैनिक था। मतलब इल्तुतमिश जो एक किंग था मुगल एम्पायर का शुरुआती दौर पे, तो उसका ये सैनिक हुआ करता था, सेनापति था बेसिकली। ठीक है, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये दोनों तोड़ी थी इसने। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिस्ट फिलोसफी पर बेस्ड है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नागार्जुन सागर इज बिल्ड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। नागार्जुन सागर डैम जो है ये आपका कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, और ये नागार्जुन सागर जो है भारत का सेकंड लार्जेस्ट डैम है। सेकंड लार्जेस्ट डैम है आपका। ठीक है, तो नागार्जुन सागर डैम जो है कृष्णा रिवर पर है। कृष्णा रिवर पर और भी कुछ डैम्स हैं, जैसे कि आपका एक होता है श्रीशैलम डैम, और एक होता है नल्ला मल्ला सागर डैम। नल्ला मल्ला सागर डैम जो है ये भी आपको कृष्णा रिवर पर देखने को मिलता है। कोसी रिवर, सौर ऑफ बिहार के नाम से हम जानते हैं कोसी रिवर को, और इसे नेपाल के अंदर सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है कोसी रिवर को। सतलुज रिवर पर भाखरा डैम है, जो भाखरा डैम ये आपको देखने को मिलता है सतलुज रिवर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल। अगर जो देखिए ये रिलेशंस है, जैसे आपका होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर अगर जो वेलोसिटी को डबल करेंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी डबल होगी? नहीं, यहाँ पर क्या है ना, डबल नहीं होगी, डायरेक्टली रिलेशन है यहाँ पर। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी बनेगी नहीं डबल के साथ में, पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? p इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम भी आपका एक तरीके से डबल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही बनती है। ठीक है, मोमेंटम डबल हो जाएगा अगर जो वेलोसिटी को आप डबल करते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ पीस। मैन ऑफ पीस जो टाइटल है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है लाल बहादुर शास्त्री के साथ में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। और इनके साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, ये कहते हैं ताशकंद। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने किया था ये, और ये हुआ था 1966 के अंदर। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद कुछ टाइम के बाद। तो लाल बहादुर शास्त्री मैन ऑफ पीस कहा जाता है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल जो है वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती आती है वो कब आती है? 23 जनवरी को। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। पूछा गया है कि कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो डिटरमाइन करता है आईएसटी को। मतलब आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा लॉन्गिट्यूड। अब देखिए कई बार ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है सबके दिमाग में कि लॉन्गिट्यूड कौन सा है, लैटिट्यूड थोड़ा सा रहता है कई बार किसी किसी के दिमाग में, सबके नहीं बट किसी किसी के दिमाग में। देखिए लॉन्गिट्यूड मतलब ये जो लाइन्स होती हैं इस तरीके से, ग्लोब जुब में जो इस तरीके की लाइन है ये है आपकी नॉर्थ, और ये साउथ, नॉर्थ टू साउथ गोइंग जो लाइन्स होती हैं दीज आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड। और ये होती हैं आपकी ईस्ट टू वेस्ट वाली, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट वाली क्या आती है? ये है लैटिट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए ध्यान रखिएगा। जो ऊपर से नीचे आ रही हैं नॉर्थ टू साउथ वो है लॉन्गिट्यूड, और ईस्ट टू वेस्ट लैटिट्यूड।
कौन सा लॉन्गिट्यूड IST को डिटरमाइन करता है, वो पॉइंट है। देखिए ये आपका सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया के पास से ये वाला लैटिट्यूड है, ये कहलाएगा आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। ये डिटरमाइन करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो ISD है या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आता है फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्रा। तो ये इन 5 राज्यों से होकर ये लाइन गुजरती है। और यूपी स्पेसिफिक पूछा जाए तो यूपी में कहाँ से, जो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है बनारस के पास, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से होकर ये गुजरती है, ठीक है। ये तो हो गई इंडिया की बात। एक होता है एक GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये कहाँ से शुरू होती है, 0 डिग्री, 0 डिग्री कहलाता है इसे, और ये आपका लंदन के आसपास से होते हुए गुजरती है, ठीक है। और इस 0 डिग्री या GMT से भारत कितनी दूरी पर है, ये है 5 घंटे 30 मिनट की दूरी पर, ठीक है। इसलिए जब भी हम इंडिया का टाइम मेज़र करते हैं या देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो हम क्या हमेशा लेते हैं, +530, +530 जो है डिनोट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम ईस्ट की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय। देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको मान्यता कौन देता है। देखिए इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल्स हैं कई सारे हमारे पास। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329, ये जितने भी आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स हैं यहाँ पर बीच पड़ते हैं, ये सारे इलेक्शन कमीशन के होने पर, इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस पर या अपॉइंटमेंट्स पर, या बहुत सारे जो उनके क्लॉज हैं उनके बारे में बात करते हैं। मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं 324 से 329 तक के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिकॉग्निशन का काम है वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। भाई कोई भी ऐसा नहीं ना कि देखो पॉलिटिकल पार्टी आपको बनना है तो उसके लिए आपको कहाँ से मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन से। जैसे बोर्ड होता है या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस जो होते हैं, एडेड कॉलेज या एफिलेटेड कॉलेजेस, उनको अपना एफिलिएशन या मान्यता कहाँ से लेनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ती है। उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी मान्यता कि भाई हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, जो भी फ्यूचर में इलेक्शंस आएंगे, चाहे वो MLA के हो, म्यूनसिपैलिटीज़ के हों या फिर आपके MPs के हों, तो उसकी मान्यता उनको इलेक्शन कमीशन से लेनी पड़ेगी। और अभी करंट टाइम पर नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है राजीव कुमार। ये इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है। अभी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, आई थिंक 15 मई के आसपास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉटरी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर। देखिए लॉटरी जो है, देखिए कई सारे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, लगभग आई थिंक 12 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लॉटरी सिस्टम है। और स्पेशली मेरे को जहाँ तक पता है, ये पंजाब स्टेट जो है आपका, पंजाब में भी आपका लॉटरी सिस्टम है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली ये रहता है कि भाई लॉटरी सिस्टम ऑर्गेनाइज की जा रहे हैं, ठीक है। जैसे दिवाली लॉटरी है या कोई फेस्टिवल लॉटरीज आती है ना कि भाई 1 करोड़ की लॉटरी, 10 करोड़ की लॉटरी, 50,000 की लॉटरी, इस तरीके से जो लॉटरी सिस्टम है ये राज्य की सरकारें ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है। और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में। देखिए स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है तो जाहिर सी बात है ना, स्टेट लिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कोकालट वाटरफॉल। देखिए कोकालट वाटरफॉल जो है किस राज्य में स्थित है, कोकालट वाटरफॉल जो है ये बिहार में है आपका, ठीक है। ऑप्शन A1 इज करेक्ट आंसर, बिहार के अंदर है। और बिहार में भी एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट, आपने नाम सुना होगा इसका, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी, वही सब चीज़ें हैं। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर है ये आपका काकोलट वाटरफॉल, ठीक है, बिहार के अंदर है। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और इस फॉल की जो हाइट है लगभग आई थिंक 160 मीटर नहीं, 160 फीट के आसपास की हाइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बात करें कि केव्स एंड रॉक का टेम्पल्स ऑफ एट एलोरा आर। देखिए केव्स एंड रॉक का टेम्पल्स जो हैं एलोरा के, वो किस टाइप के टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, या किस टाइप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रॉक एलोरा के अंदर जो आपके टेम्पल्स, बेसिकली जो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं रॉक कट वाले, ये आपको देखने को मिलते हैं हिंदू के भी हैं, बुद्धिस्ट के भी हैं, जैन के, तीनों के हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हिंदू की बात करें तो यहाँ पर 17 टेम्पल जो है वो हिंदुज़म से रिलेटेड हैं, हिंदू धर्म के हैं। और जो है 12 टेम्पल्स हैं वो आपके बुद्ध धर्म के हैं। और जो 5 टेम्पल्स हैं वो किसके हैं आपके, ये 5 बचते हैं, ये आपके हैं जैन धर्म के, ठीक है।
और जो आपकी ये केव्स हैं बेसिकली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी कंसिडर किया गया, उसके अंदर भी लिस्टेड हो रखे हैं ये, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रुथ्स, पुट देम इन द राइट ऑर्डर। ओके, देखिए ये 4 चीज़ें दी गई हैं बुद्धिज़्म से संबंधित। लॉर्ड बुद्धा जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपने 4 नोबल ट्रुथ जो हैं वो बताए हैं, और आपको उन ट्रुथ को अकॉर्डिंग लगाना है कि कौन सी चीज़ सबसे पहले और कौन सी उसके बाद आनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो देयर इज़ अ सफरिंग, सफरिंग मतलब दुख, दुनिया में दुख है ना, ये चीज़ जो कही थी, ये सबसे पहले उन्होंने यही बात कही थी कि दुख वाली बात जो है उन्होंने सबसे पहले कही थी। जो जीवन के सत्य हैं, मतलब ये है ना, ये 4 जीवन के ट्रुथ हैं, इनसे आप भाग नहीं सकते, नकार नहीं सकते। तो ये वही सारी स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, आपको इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। तो उन्होंने सबसे पहले दुख के बारे में बात करी, ठीक है। दुख के बाद फिर उन्होंने कहा कि दुख के कारण क्या है, मतलब सफरिंग ऑफ कॉजेस, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सेकंड पॉइंट पे, मतलब कॉजेस क्या है, जो दुख आपको हो रहा है उसके कारण क्या है वो। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी रिसाइटेशन ऑफ सफरिंग, मतलब उन सफरिंग को, दैट इज रिसाइट आर हो गया यहाँ पे, रिसाइटेशन ऑफ सफरिंग, रिसाइटेशन ऑफ सफरिंग का मतलब, सॉरी सेशन ऑफ सफरिंग, मतलब उन सफरिंग को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में बात करी गई, ठीक है। मतलब देखिए पहले तो दुख है, दुख का कारण क्या है, कारण को फिर कारण पता लग गया, तो कारण पता लगने के बाद उन चीज़ों को क्या है थोड़ा सा रिमूव करना है आपको, ठीक है। फिर पाथ टू लीड द सेशन ऑफ सफरिंग, मतलब उन वो रास्ते आपको फॉलो करने हैं जिससे आप उन पर जो दुख है उनको मूव कर सके। मतलब देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ, पहला हुआ सफरिंग, ठीक है, दुख है दुनिया में। अब दुख का कारण क्या है, कारण पता लगा, कारण के बाद उसकी रोकथाम कैसे की जाए, है ना, मतलब ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उससे आप सफ़र कैसे करें, मतलब निकले कैसे उस चीज़ से, है ना। ट्रीटमेंट की एक बात करी गई। अब ट्रीटमेंट की बात करी गई, उसके बाद फिर जो है रास्ता बताया गया, भाई ये रास्ता आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो आप इस सफरिंग से बाहर निकल आओगे। तो ये है बेसिकली 4 फ्लो पाथ या फ्लो डायग्राम इन 4 पाथों का या 4 नोबल ट्रूथ का, ठीक है। कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 4 2 3, 1 4 2 3, देखिए कहाँ बन रहा है, ऑप्शन ए जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉरी नॉट केमिकल, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से सही है यहाँ पे। देखिए यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत है। सेकंड है फ्रीक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अब जो डिकम्पोजिशन, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ह्यूमन वेस्ट है या आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो भी है, तो उनको क्या डिकम्पोज करना है ताकि उसको एज अ फर्टिलाइजर मैन्योर आप उसको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपकी रहेगी, ऑर्गेनिक के अंदर ये चीज़ आपको करनी है, ठीक। यूज़ ऑफ हर्ब्स टू कंट्रोल पेस्ट, की मतलब जो कीड़े लग जाते हैं उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए या उनको उनकी ग्रोथ ना हो उसके लिए आप जो है हर्ब्स को, मतलब जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, मतलब जैसे होता है ना, नीम की पत्तियों को छिड़काव किया, नीम के तेल का छिड़काव किया, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करें, ना कि केमिकल का। तो ये चीज़ें आपको ऑर्गेनिक में आती हैं। नेक्स्ट, हाई प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, देखिए ऑर्गेनिक के अंदर जो है ना प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम रहती है। अगर जो केमिकल्स को यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, तो प्रोडक्टिविटी तो मतलब देखिए मान लीजिए 1 हेक्टेयर में किसी कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, मतलब कोई खेती करी किसी चीज़ की, तो 1 हेक्टेयर में सपोज कर लीजिए कि 5 टन अगर जो आपको आउटपुट मिल रहा है विद यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हुए। बट जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को या ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर में ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, ये आपको 4 टन के आसपास भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, बट नॉट 3.5, बट मतलब 4 4.5 के आसपास, मतलब इसके कंपेरेटिव थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हाई प्रोडक्टिविटी यहाँ नहीं देखने को मिलती, थोड़ा सा कम प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो 2 और 3 सही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करें तो सिक्किम जो है, सिक्किम जिसकी कैपिटल है गंगटोक, ये भारत का पहला राज्य बना था जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता था, ठीक है। जिसके अंदर जिसके अंदर जो क्रॉप रेसिड्यू है, जो फसलों का बचा हुआ हिस्सा होता है, ये एनिमल डंग से उसको यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट, देखिए ये जो आपका इंडिया है, ये पेनिसुलर इंडिया है, साउथ वाला इंडिया आपका, जो बेसिकली गुजरात से लेके आपका इधर वेस्ट बंगाल तक का जो हिस्सा है, तो यहाँ पर ज़्यादातर रिवर्स तो आपको ईस्ट में फ्लो कर रही हैं इस तरीके से। जो कुछ रिवर्स हैं स्पेशली नर्मदा, यहाँ पे नर्मदा है, माही है, ताप्ती है, और इधर एक साबरमती आती है, तो ये 4 रिवर जो है स्पेशली
सिर्फ 4 ही कह लीजिए मोटा मोटा, ये रिवर जो है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। बाकी जितनी भी मोस्टली रिवर्स हैं साउथ इंडिया या पेनिसुलर इंडिया की, पेनिसुलर मतलब ये वाला हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं पेनिसुलर पार्ट, ठीक है। तो वो आती है। अब इसका कारण क्या है, कारण के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए ऑप्शंस में हम बात करें यहाँ पर, तो इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, बिल्कुल ठीक है। नर्मदा क्या है, रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली तो बनाती है, तो ये स्टेटमेंट तो सही। और साथ में क्या है, सतपुड़ा और विंध्यास के बीच से निकलती है, ठीक है। किसी के बीच से निकलने का मतलब ये नहीं होता कि वो वेस्ट में जाएगी या ईस्ट में जाएगी, वो डायरेक्शन नहीं शो कर सकता, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर नर्मदा है, सतपुड़ा इधर है, विंध्यास इधर है, इस तरीके से बीच से निकलती है ये आपकी नर्मदा रिवर, रिफ्ट वैली भी बनाती है। रिफ्ट वैली की वजह से आपका ये हो सकता है ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो आपका ओके डन एक्सेप्टेबल है। बट सेकंड जो है कि बिटवीन विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में फ्लो करती है, तो उसकी वजह से ये वेस्ट में जा रही है ना कि ईस्ट में, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। लैंड स्लोप ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। लैंड स्लोप ये कह रहा है कि सेंट्रल इंडिया जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ से लैंड स्लोप जो है ये इस तरफ को ज़्यादा है, इस तरफ को कम है, नहीं, ये वेस्ट की तरफ नहीं, लैंड स्लोप जो है ना यहाँ पर वो आपका ईस्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। मतलब इस पार्ट से जो स्लोपिंग की हम बात करें तो इस तरफ थोड़ा स्लोप कम है, इस तरफ में स्लोप ज़्यादा है, तो उधर फ्लो हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। तो स्टेटमेंट जो सही है यहाँ पर वो है सिर्फ वन, ओनली वन, या ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो नर्मदा रिवर की हम बात कर रहे हैं, तो नर्मदा रिवर आपकी निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली के साथ फ्लो होते हुए यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपको केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। और साथ में जितने भी ये रिवर्स हैं ये इस तरफ गिरती हैं अरेबियन सी में, और क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो आपकी एस्चुरीज बनाती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट, जो दुनिया का एनवायरनमेंट है उसमें डिग्रेडेशन देखने को मिलती है एज अ रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से। देखिए एनवायरनमेंट के अंदर डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, सॉरी नॉट द रिजल्ट, किसकी वजह से नहीं है, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए स्टेटमेंट जब भी पढ़े तो बहुत ध्यान से पढ़े, कई बार नॉट और स्किप हो जाता है ना, तो आंसर आपका कुछ और ही निकल आता है। नॉट रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके। जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है वो देखिए बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी एटमॉस्फेयर से, उससे भी एनवायरनमेंट का लॉस होता है, या ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका, एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन भी आपका बढ़ रहा है, ये सारे जो कारण है ये आपका डिग्रेडेशन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट का हो सकते हैं बेसिकली, हो सकते नहीं हैं ही। बट लैंडफिल का इसके कोई रिलेशन नहीं है। लैंडफिल मतलब आपने कोई गड्ढा है, गड्ढे में जाकर फिलिंग कर दी, कोई भी जो वेस्ट है, तो उसे इन्वायरमेंट का कोई मतलब स्पेशली एटमॉस्फेयर का कोई रिलेशन नहीं बनता है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया जो है सुभाष चंद्र बोस ने ये बनाई थी 1943 के अंदर, कहाँ पर, सिंगापुर में, ठीक है। और इसी टाइम पर सिंगापुर में ही आईएनए की जो इंडियन नेशनल आर्मी है, ठीक है, उसकी बेसिकली इंडियन जो आईएनए है इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी शुरुआत करी थी 1942 के अंदर। 42 में एक साल बाद इसकी जो पूरी कमान है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई थी, ठीक है। और ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई, या सॉरी नॉट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये जो आईएनए बनाई गई, तो इस आईएनए को 11 देशों ने, लगभग उस टाइम पर 11 देशों ने क्या की थी, मान्यता दी थी, ठीक है। मतलब एक रिकॉग्नाइज किया था कि ये एक गवर्नमेंट, एक टाइप ऑफ आर्मी है, ठीक है, रिकॉग्निशन दिया था बेसिकली 11 देशों के अंदर ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के अंदर जो कौन सा था, हरिपुरा सेशन जो है उसको जीता था, उसके आईएनसी प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद जो 1939 के अंदर त्रिपुरी सेशन हुआ उसके अंदर भी ये प्रेसिडेंट बने, चुने गए थे। बट बिकॉज महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो उस सेशन में आईएनसी के प्रेसिडेंट ना रहें, तो उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था। हालांकि वो जीत गए थे इलेक्शन, तो उस टाइम पर टेम्प्रेरी जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था तो उस टाइम पर कौन बनाए गए थे, वो राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि था नहीं कोई, क्योंकि देखिए इस टाइम पर जो महात्मा गांधी जी थे वो चाहते थे कि जो पट्टाभी सीतारमैया हैं, कौन है, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, उनको बनाया जाए प्रेसिडेंट आईएनसी का, ठीक है। बट इलेक्शन तो ये जीत गए,
तो वो तो बन नहीं सकते थे, है ना, तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग दिसंबर और जनवरी के टाइम पर नॉर्थ इंडिया में एक्सेसिव कोल्ड आपको वेदर देखने को मिलता है, ठंडा वेदर देखने को मिलता है, वो क्यों देखने को मिलता है, उसके कारण आपको बताने हैं। ये स्टेटमेंट दी गई है, उनके हिसाब से आपको बात करनी है। दीज एरियाज बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द सी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। बिल्कुल, देखिए जो आपका स्पेशली नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, उसके जो समुद्र है वो काफ़ी दूर है, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ठंडी देखने को मिलती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान ब्रिंग्स कोल्ड वेव्स ओवर द नॉर्थ पार्ट। बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट आपकी बन रही है। लो प्रेशर डेवलप्ड ओवर नॉर्थ इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर, नहीं ये रीज़न नहीं हो सकता यहाँ पर। लो प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर डेवलप होता है, लो प्रेशर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट के चौथे स्टेटमेंट की बात करें, हाई प्रेशर डेवलप्ड ओवर द नॉर्थ इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। देखिए यहाँ पर इन्वर्स कर दिया था ना, हाई और लो का वो आगे पीछे कर दिया था, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। ठीक है, 1 2 4 इज द करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए 1 2 4 ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये थे आपके 23rd नंबर जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, उसके क्वेश्चंस। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे होंगे, समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।